सत्ता के गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि जो दलित समाज से आता है वो राजनीति में ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक महिला ने इस सोच को ध्वस्त कर दिया। एक टीचर की बेटी जिसने पूरे देश को दलित पॉलिटिक्स का पाठ पढ़ा दिया। नाम मायावती। वो महिला जिसने सत्ता को अपनी मुट्ठी में किया, सत्ता से दूर भी हुई, लेकिन जलवा अब भी बरकरार है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जिक्र उत्तर प्रदेश की राजनीति का हो और बीएसपी की मुखिया मायावती उस जिक्र में शामिल ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाती है। मायावती भले ही लगातार मिलने वाली चुनावी हार के चक्रव्यूह में ना निकल पा रही हो, लेकिन सूबे की सियासत में उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। और इस बार तो मायावती ने अपने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में लाखों की संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे थे। हर तरफ बस भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। आज से पहले इतनी भीड़ लखनऊ में शायद ही पहले कभी किसी रैली में देखी गई हो। उन्होंने मन से कहा कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने पर उन सभी कानूनों को बदल दिया जाएगा जो कि दलितों पिछड़ों के खिलाफ हैं। दोस्तों, मायावती की ये रैली ऐसे वक्त पर हुई जब उनके सभी विरोधियों ने उन्हें रेस से बाहर समझ लिया था। दोस्तों, मायावती के हर कदम के पीछे एक रणनीति होती है। मायावती का ये ऑरा जो है वो सालों पुराना है और आज भी वैसे ही बरकरार है। नेतानामा के आज के एपिसोड में बात होगी मायावती के राजनीतिक इतिहास की, वो सत्ता, संघर्ष और सन्नाटा जिसने बहन जी को बना दिया दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। दोस्तों, मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित जाटव परिवार में हुआ था। मायावती का पैतृक गांव बदलपुर है जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। उनके पिता प्रभुदास बदलपुर गौतम बुद्ध नगर में सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी थी। वो अनपढ़ थी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। दोस्तों, बचपन में मायावती का नाम चंद्रावती रखा गया था। उन्हें लड़की होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। मायावती 6 भाइयों और 3 बहनों के परिवार में बचपन से ही भेदभाव का सामना कर रही थी। उनके पिता ने बचपन से ही सभी भाइयों को पब्लिक स्कूल में डाला और बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा। लेकिन मायावती सभी भाई बहनों में से पढ़ाई में सबसे आगे थी। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में बिताया। बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से साल 1975 में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल से 1983 में एलएलबी किया और बाद में बीएड भी किया। इसके बाद मायावती दिल्ली के ही एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। साथ ही साथ मायावती आईएएस की तैयारी भी कर रही थी क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर बनके अपने समुदाय के लिए कुछ काम करना चाहती थी। इसी दौरान 1977 का वो वक्त आया जब आपातकाल खत्म हो चुका था। उसी वक्त राजनारायण, जो उस वक्त राजनीति में काफी चर्चित नाम थे, वो दिल्ली में एक सभा संबोधित कर रहे थे। राजनारायण मंच से बार बार हरिजन शब्द का नाम ले रहे थे, हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तभी मायावती वहां पर भीड़ के बीच खड़ी हुई थी। फिर मायावती अचानक से मंच पर आई और बोलने लगी। उन्होंने राजनारायण को हरिजन शब्द का उपयोग करने पर खूब कोसा। मायावती के भाषण से दलितों के नेता काशीराम और वहां मौजूद लोग काफी प्रभावित हो गए। इसके बाद काशीराम ने मायावती से राजनीति में आने को कहा और सोच विचार के बाद उन्होंने अपना आईएएस बनने का सपना छोड़कर राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। दोस्तों, काशीराम की गाइडेंस में रहते हुए मायावती उनकी कोर टीम में थी। उनकी टीम का काफी समय तक हिस्सा रही। फिर 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली
पार्टी का मुख्य मकसद दलित उत्थान था, यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ दलितों के हित में काम करना था, उनके मुद्दों को उठाना था। उस वक्त 27 साल की मायावती पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थी। पार्टी के विस्तार के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया। मायावती अलग अलग हिस्सों में जाती, लोगों से बात करती और पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करती। फिर 1984 का वो वक्त आया जब प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ गई। राजनीति में उभरता हुआ नाम एक ही था और वो थी मायावती। तब तक पार्टी ने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। तभी 2 घटनाएं हुई दोस्तों। पहली, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरी, बिजनौर के कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल का निधन। उस वक्त बसपा का जन जागरण अभियान बिजनौर की तरफ चल रहा था, इसीलिए काशीराम ने तय किया कि उपचुनाव में मायावती को उतारा जाए। दोस्तों, उस वक्त तक पार्टी तो बन गई थी, लेकिन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इसीलिए मायावती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बिजनौर की सीट आरक्षित थी, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री जनजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को प्रत्याशी बनाया। उस वक्त दलित वर्ग में जनजीवन राम बड़े नेता हुआ करते थे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने रामविलास पासवान को प्रत्याशी बनाया। रामविलास को मुलायम सिंह, शरद यादव का समर्थन भी मिला। दोनों ही प्रत्याशी बिहार से थे, इसीलिए जलवा भी काफी दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मीरा कुमार पहली बार चुनाव में उतरी थी। रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर की सुरक्षित लोकसभा सीट से 1977 में सांसद बन चुके थे। चुनाव की शुरुआत में दोनों के बीच ही टक्कर मानी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मायावती पहली बार मैदान में थी। लोगों ने देखा ही नहीं था उनको कभी। वो जानते ही नहीं थे कि इन दोनों के बीच कोई मायावती भी है जो गांव-गांव साइकिल में घूमकर खुद को वोट देने के लिए बोल रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं। जयव्रत सरकार ने अपनी किताब पॉलिटिक्स इज सोशल टैक्स इन इंडिया द बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लिखा है कि उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के प्रति बढ़ी सहानुभूति इस इलेक्शन को एक तरफा बनाती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मायावती का पिछले 6 महीनों से बिजनौर के इलाके में प्रचार रामविलास पासवान के खिलाफ जा रहा था। मायावती साइकिल के पीछे बैठकर प्रचार करने के लिए निकलती थी। साइकिल उनके ही संगठन का कोई कार्यकर्ता चला रहा होता था। तय कार्यक्रम में पहुंचती थी और भाषण भी देती थी। भाषण में उनकी भाषा बेहद तल्ख रहती थी। वो जनता से पूछती थी कि 40 साल के कांग्रेस राज में कौन सा दलित फूला फला। जनता हाथ उठाकर कहती थी कि कोई नहीं फूला फला। मायावती ने इस वक्त तक शादी भी नहीं की थी, लेकिन वो बड़ी ही साधारण सी महिला थी, इसीलिए सम्मान के तौर पर उनके साथी और समर्थक उन्हें बहन जी कहने लगे। उन पर बहन जी नाम से अजय बोस ने एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा, मायावती अपने भाषणों में लोगों से पूछती थी कि 1952 के पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में 95% दलित वोट कांग्रेस के ही रहे, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री दलित वर्ग से नहीं है। बहन जी जनता से पूछती कि तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों है। भीड़ चिल्लाते हुए बोलती थी कि आप ठीक कह रही हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया। दोस्तों, मायावती के भाषणों का असर ये हुआ कि भीड़ उनके पक्ष में बोलने लगी। दिल्ली तक ये खबर पहुंच गई कि कोई लड़की है जिसके भाषण बिजनौर उपचुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। दिल्ली से कांग्रेस के प्रचार में टीम आ गई। उस वक्त यूपी के सीएम कांग्रेस से ही वीर बहादुर सिंह थे। वो चुनाव प्रचार में पहुंच गए। जहां मायावती ने प्रचार किया था, उन्हीं हिस्सों में 3 दिनों तक उन्होंने सभाएं की। वो किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहते थे। चुनाव भी हुए, जनता ने पसंदीदा नेताओं को वोट भी डाला। कांग्रेस की मीरा कुमार को 1,28,000 वोट मिले। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान को 1,22,000 वोट मिले। मीरा कुमार 5,000 वोटों से जीत गईं। हालांकि दोस्तों, इस वक्त एक जो बहुत अहम घटना हुई, वो रिजल्ट की कॉपी देखकर था लोगों का इस तरीके से चौंक जाना। रिजल्ट की कॉपी में सबकी नजर उस जगह पर टिक गई जहां मायावती को मिले वोटों की संख्या लिखी हुई थी। मायावती को 61,506 वोट्स मिले थे। वो मायावती जिसे कोई जानता तक नहीं था, वो मायावती जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, वो मायावती जो निर्दलीय थी, उनकी कोई पार्टी भी नहीं थी, उस मायावती को इतने सारे वोट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तीसरे स्थान पर रही मायावती के वोटों की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई।
वो भले ही इस चुनाव में हार गई थी, लेकिन अपनी छाप छोड़ गई थी। इसके 4 साल बाद यानी कि 1989 में इसी सीट पर मायावती दोबारा प्रत्याशी बनी और इस बार उन्हें 1,83,189 वोट मिले और वो 8,879 वोटों से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। इसके बाद मायावती ने दोस्तों कभी मुड़कर नहीं देखा। 1995 में फिर वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई। दोस्तों 1995 का गेस्ट हाउस कांड इसकी सबसे बड़ी वजह बना। उस समय मायावती की उम्र 39 इयर्स थी। गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी आपको दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अपने कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। जानते हैं, मायावती के सीएम बनते ही सूबे के आईएएस पीसीएस लखनऊ स्थित सीएम ऑफिस पहुंच गए थे और नए सीएम के ऑर्डर का इंतजार करने लगे थे। खुद मायावती ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू में इसका विस्तार से जिक्र किया था। शेखर गुप्ता उनसे जानना चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका अचानक राजनीति में आना कैसे हुआ। इसके जवाब में मायावती ने खुद एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे भारत की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के बारे में पहले ज्यादा नहीं पता था। तब तक मुझे लगता था कि आईएएस अधिकारी बनकर मुझे अपने समाज का भला करना चाहिए। तब मायावती ने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गई है। मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं राजनीति में कामयाब नहीं होती हूं, तब तक मैं अपने समाज के लोगों का भला नहीं कर सकती। 3 जून 1995 को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो इसका एहसास भी हुआ। एक नहीं बल्कि कई आईएएस पीसीएस ऑफिसर मेरे पास आए और कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप हमें आदेश दीजिए, हम आपकी प्राथमिकता के आधार पर ही आगे काम करेंगे। देखा जाए तो आगे चलकर मायावती अपने समाज के लिए काफी काम भी कर रही थी। जब कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान अपने संबोधन में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस घोषणा के बाद 3 मई 2002 को मायावती ने तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये बीजेपी और बसपा की गठबंधन सरकार थी। इस दौरान मायावती की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को राखी बांधना खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 2003 अगस्त आते आते बीजेपी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। चूंकि मायावती ही साल 2003 में बसपा की सर्वोसर्वा थी और कांशीराम बीमार रहने लगे थे, लिहाजा माना जा रहा था कि कांशीराम की अनुपस्थिति में उनकी राहें आसान नहीं होने वाली हैं। लेकिन 2007 में इसका उल्टा हुआ। बसपा ने यूपी के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए पहली बार बहुमत हासिल किया और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बन गई। ये उनका पहला कार्यकाल रहा जब वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रही। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने सक्रिय राजनीति के बीच अपने दलित वोट बैंक को बहुत कुशलता से सींचा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मायावती के हाथों में जब पार्टी की कमान आई तो उन्होंने दलितों की आवाज को और जोर शोर से उठाया। दलितों की छोटी बड़ी हर समस्या पर मायावती खास फोकस रखती थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि एक वक्त था जब यूपी की दलित बस्तियों में मायावती को पूजा जाता था। दलित समुदाय के लोग कहते थे कि मायावती की वजह से दलित समुदाय का डर खत्म हो चुका है और वो अब अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। 2012 तक उनका कार्यकाल चला और यहीं से उनकी राजनीति कमजोर होने लगी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का सबसे बुरा हाल रहा, मात्र 1 सीट ही मिली, जबकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती को 19 सीटें मिली थी। धीरे धीरे अब मायावती का वोट बैंक भी कम होता जा रहा है। 2017 में मायावती का वोट बैंक 22 था, लेकिन 2022 के चुनाव में मात्र 13% ही रह गया। 2012 में जबकि समाजवादी पार्टी की लहर चली और अखिलेश यादव आए और साइकिल ने हाथी को कुचल दिया, उस वक्त बसपा सिमट गई थी। फिर 2014 में मोदी लहर आ गई, दलित वोट भी बीजेपी की ओर झुके। 2017 में बीएसपी सिर्फ 19 सीटों पर रह गई और 2022 में वो गिरी और सिर्फ 1 सीट बची। बहन जी का कहना था कि जनता पैसे बांटने वालों को वोट देती है, काम करने वालों को नहीं देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दलित समाज अब एक ही खेमे में बंधा नहीं रहना चाहता है। दोस्तों मायावती पर कई बार भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और टिकट बेचने के भी आरोप लग चुके हैं। उनकी बर्थडे पॉलिटिक्स पर भी खूब बवाल हुआ। लोग बोले कि गरीबों के नेता करोड़ों के केक काटती हैं, लेकिन वो हमेशा कहती रही कि वो मेरे कार्यकर्ताओं का प्यार है, मेरा अहंकार नहीं है। अब सवाल है कि क्या मायावती का दौर खत्म हो गया है या फिर वो फिर से उठेंगी जैसे 2007 में उठी थी। सच्चाई ये है कि दलित वोट बैंक अब बढ़ चुका है।
एक हिस्सा बीजेपी के साथ, कुछ सपा और कांग्रेस के साथ है। लेकिन मायावती का सिंबॉलिक पावर आज भी जिंदा है। वो आज भी दलित वर्ग की प्रतीक है। इसका उदाहरण आपने लखनऊ की महारैली में देख ही लिया होगा। मायावती ने खुद बताया कि ये लोग उनकी खून पसीने की कमाई खर्च करके आए हैं। मायावती ने कहा था कि इस रैली में यहाँ पर हुई पहली जितनी भी रैलियां थी उन सब का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ऐसे लगता है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बन सकती है अगर मायावती चाहें तो। उन्होंने वादा किया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जातिवादी दल संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों बीजेपी के साथ चला गया था। खास करके नॉन जाटव दलित वोटर जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, जैसे पासी, वाल्मीकि वगैरह। मायावती की रैली का मकसद यही है, दलित यूनिटी को फिर से एक ही झंडे के नीचे लाना। यही वजह है कि उन्होंने रैली में बार बार अंबेडकर, काशीराम और बहुजन मिशन की बात की। अब सच्चाई भी देखनी होगी। इस रैली की सच्चाई क्या है उस पर भी गौर करिए। देखिए, बसपा की रैलियों में हमेशा इसी तरह भीड़ रहती है, लेकिन हाल के चुनावों में वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। इसलिए सवाल है कि क्या ये रैली मनोबल बढ़ाने की कोशिश थी या फिर जनता को फिर से मोबिलाइज करने की रणनीति। अगर बीएसपी सोशल मीडिया, गांव स्तर के संगठनों और बहुजन मिशन 2.0 को एक साथ जोड़ पाई तो इसका असर वास्तविक चुनावी परिणामों में दिखेगा। दोस्तों, मायावती की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी राजनीतिक जीवन में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार 2027 के विधानसभा चुनाव का है, जब असल में इस महा रैली का असर देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट रहा वो देखने को मिलेगा। फिलहाल नेतानामा का आज का एपिसोड आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी जरूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।